क्या हुआ था 9 जून 2013 को गोवा के पणजी कॉन्फ्रेंस हॉल में? क्या है पूरी सच्चाई नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के पीछे? क्या ये कोई प्लानिंग थी, साजिश थी या फिर इत्तेफाक? क्या हुआ था 2014 के इलेक्शंस में जिससे नरेंद्र मोदी पीएम बन गए? क्या कहा था गोवा में राजनाथ सिंह जी ने उस कॉन्फ्रेंस में? नरेंद्र मोदी को चिंता सता रही थी कि आखिर क्या कहेंगे राजनाथ सिंह उस दिन। तभी वो उठे और उन्होंने फैसला सुना दिया। नरेंद्र मोदी को सेंट्रल कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया जाए। तभी हुई थी एक ऐसी घटना जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे, जिसके बारे में कभी ना तो राजनाथ सिंह जी ने सोचा था और ना ही नरेंद्र मोदी ने, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पूरा कॉन्फ्रेंस हॉल उस वक्त तालियों से गूंज चुका था जिस वक्त ये घोषणा हुई। उस दिन नरेंद्र मोदी जी का पीएम बनने का रास्ता खुल चुका था। पर कैसे? आखिर कैसे बन गए नरेंद्र मोदी जी पीएम? आखिर दिल्ली की राजनीति को उन्होंने कैसे बदला? अपने रास्ते से अपने विरोधियों को उन्होंने किस तरह से हटाया? वो कौन से पैंतरे थे जो इसमें आजमाया गया है? इन सभी सवालों के जवाब गहराई से जानने के लिए हम चलते हैं समय से कुछ साल पीछे की ओर। बात उस समय की है जब मोदी जी के पास ना तो कोई पदवी थी और ना ही कोई सत्ता। सन 1987 से नरेंद्र मोदी का दखल बीजेपी की सियासत में हुआ जब वो गुजरात बीजेपी के संगठन सचिव बने। उस वक्त बीजेपी में दो बड़े गुट थे, केशुभाई पटेल और दूसरा शंकर सिंह वाघेला। इन दोनों के ही बीच में मोदी जी राजनीतिक कार्य की भूमिका निभा रहे थे। जमीन की भी पकड़ उनके पास थी और दिल्ली और नागपुर से काफी अच्छे रिश्ते थे। सन 1995 की बात है जब बीजेपी को गुजरात में बहुत ही बड़ी जीत। केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री बनते हैं। अंदर की मेन लड़ाई यहीं से शुरू होती है। वाघेला गुट के लोगों को कैबिनेट में जगह नहीं मिलती है। सितंबर 1995 में केशुभाई चले गए अमेरिका। तब वाघेला ने 55 विधायकों से बगावत की। समस्या कुछ इस हद तक बढ़ चुकी थी कि खुद अटल बिहारी वाजपेयी को अहमदाबाद जाना पड़ा था। 2 दिनों तक मनाने के बाद पार्टी नेतृत्व का फैसला आया, वो भी वाघेला की 3 शर्तों को मानते हुए फैसला सुनाया गया। पहली शर्त, केशुभाई को सीएम की कुर्सी से हटाया जाए। दूसरी शर्त, वाघेला खेमे को सत्ता में हिस्सेदारी मिले। और तीसरा, नरेंद्र मोदी को गुजरात की सियासत से हटाकर दिल्ली भेज दिया जाए। नरेंद्र मोदी जी का पॉलिटिकल वनवास यहीं से शुरू हुआ। दिल्ली में उन्हें मिली राष्ट्रीय सचिव की भूमिका, लेकिन नरेंद्र मोदी का दिल और दिमाग सब कुछ गुजरात में था। गुजरात की राजनीति में ये सब उठापटक 1995 से लेके 1998 तक चलता रहा। इतने में 3 मुख्यमंत्री बदल गए। पहले केशुभाई पटेल, सुरेश मेहता और फिर शंकर सिंह वाघेला। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि इनमें से किसी की भी सरकार चल नहीं पा रही। एक तरफ ये सब हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में बैठे बैठे मोदी जी इन सभी चीजों पर नजर डाले बैठे थे। तभी 1998 में फिर से विधानसभा का चुनाव हुआ। तब बीजेपी को फिर एक बार बड़ी जीत हासिल हुई। 4 मार्च 1998 को केशुभाई सीएम बने, वो भी दोबारा। केशुभाई के इस दूसरे कार्यकाल में गुजरात में बहुत सी मुसीबतें आई, जैसे कि भूकंप, सूखा और प्रशासनिक नाकामी के बहुत से आरोप उन पर लगे। इस वजह से आरएसएस और बीएचपी बहुत नाराज हुए। इन सब के बीच दिल्ली में बैठे नरेंद्र मोदी वापस अपने गुजरात आने का रास्ता बना रहे थे। उन्होंने कई ऐसी रिपोर्ट्स पेश की जिसमें ये साफ साफ दिख रहा था कि केशुभाई से ये कुर्सी संभाली नहीं जा रही है। संघ मुख्यालय केशव कुंज और दिल्ली के संपादकों से मोदी जी हमेशा मिलते जुलते रहते थे। पार्टी नेतृत्व ने केशुभाई को इस कुर्सी से हटाने का फैसला लिया, लेकिन तभी एक सवाल आ गया, अगला सीएम आखिर बनेगा कौन? अब यहां से एंट्री होती है नरेंद्र मोदी जी की, जिनका असली नाम है नरेंद्र दामोदर दास
मोदी। 7 अक्टूबर 2001 को मोदी जी गुजरात के नए सीएम बनते हैं। एक दिन जिसे साइड लाइन करके दिल्ली भेज दिया गया था, आज उनके हाथ में पूरा का पूरा राज्य है। अभी नरेंद्र मोदी को सीएम बने 1 साल भी नहीं हुआ था, तभी ऐसी ऐसी घटनाएं हुई जिसने ना तो सिर्फ राज्य को बल्कि पूरे के पूरे देश की राजनीति को ही बदल डाला। 27 फरवरी इस तारीख पर गोधरा कांड, जिसमें साबरमती एक्सप्रेस के कोच नंबर S6 में आग लग जाती है, जिसमें 59 की मौत हो जाती है। यही वो दिन था जब नरेंद्र मोदी की छवि पर असर पड़ा था। उसके बाद देश के कई इलाकों में भीषण दंगे भी हुए, जिसमें हजारों लोगों की मौत हुई। अब यहाँ दो कंडीशंस थी। पहली कि मोदी जी से लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर पर सवाल होने लगे, और दूसरी दंगे के ठीक 1 साल बाद चुनाव होने वाला था, पर उसे 3 महीने पहले ही करवा दिया गया। लेकिन तभी मोदी जी ने ऐसा गेम खेला जिसका ऑपोजिशन पार्टी को अंदाजा भी नहीं था। उन्होंने पूरे चुनाव को अपने लीडरशिप के इर्द गिर्द खड़ा कर दिया था, जिससे विपक्षी पार्टी गोधरा कांड को चुनावी माहौल में शामिल नहीं कर पाया, या तो यूं कहे कि चुनावी मुद्दा नहीं बना पाया। दिसंबर 2002 में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम बनते हैं दोबारा। 2007 में तीसरी बार और 2012 में चौथी बार सीएम बने। लेकिन अब उनका मन गुजरात में लग नहीं रहा था। उनकी आत्मा दिल्ली में भटक रही थी, यानी कि उनकी नजर दिल्ली पर बनी हुई थी। पर इस बार वो अलग जिम्मेदारी चाहते थे। अपनी इस इच्छा को पूरी करने के लिए उन्होंने सबसे पहले गुजरात को बनाना शुरू किया, यानी गुजरात को गढ़ना शुरू किया। इंडस्ट्री, वाइब्रेंट मीट, वाइब्रेंट गुजरात और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी फैसिलिटीज लाने लगे। इन सब के बाद उन्होंने पूरे देश को ये मैसेज दिया कि अगर गुजरात बदल सकता है तो फिर पूरा देश क्यों नहीं। और सद्भावना मिशन के बाद तो उनकी इमेज सिर्फ एक सीएम की नहीं बल्कि नेशनल लेवल के लीडर की हो गई, जो कि उन्होंने खुद बनाई। टाइम मैगजीन के कवर पर हेडलाइंस थी, मोदी मीन्स बिजनेस। कॉर्पोरेट जगत, बाबा रामदेव और श्री श्री जैसे धार्मिक चेहरों का सपोर्ट मिलाकर इन्हें नेशनल लीडर के रूप में ढाल दिया गया। 2009 से 2012 तक हरीश खरे मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे। हरीश खरे अपनी किताब हाउ मोदी वॉन में लिखते हैं, ये वो वक्त था जब मोदी ने केंद्र की कांग्रेस सरकार पर हमले के लिए अपने गुजरात मॉडल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। नरेंद्र मोदी मनमोहन सरकार के भ्रष्टाचार, महंगाई, डॉलर के मुकाबले रुपए की गिनती कीमत पर धनाधन बयान दे रहे थे। 22 जनवरी 2013 को नितिन गडकरी पर लगे हुए कुछ आरोप के कारण उन्हें अपनी पदवी को छोड़ना पड़ा। उस वक्त नए अध्यक्ष कौन बने? राजनाथ सिंह जी बने नए अध्यक्ष। कई स्पेशलिस्ट द्वारा ये बताया गया कि राजनाथ सिंह को मैनेज करना नितिन गडकरी के हिसाब में मोदी जी के लिए बहुत ही ज्यादा आसान है। पार्टी नेतृत्व के माइंड में पहले से ही ये बात थी कि 2014 का चेहरा मोदी का होगा, और राजनाथ सिंह के अध्यक्ष बनने के बाद ये चर्चा और भी तेज हो जाती है। लेकिन मोदी के लिए ये सब इतना भी आसान नहीं था। पार्टी के अंदर भी कुछ लोग थे जो आज भी उनके विरोधी थे, खासकर अडवाणी खेमे में। नीतीश कुमार भी यही आस लगाए बैठे थे कि नरेंद्र मोदी एनडीए का चेहरा नहीं हो सकते। इधर ये सब चल रहा था और उधर आरएसएस ने भी कैलकुलेशंस शुरू कर दी थी। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक 2013 के शुरुआत में ही संघ में ये राय बन चुकी थी कि अगर कांग्रेस को हराना है तो किसी लोकप्रिय चेहरे की जरूरत होगी। उसके लिए बेस्ट चॉइस है नरेंद्र मोदी। नीचे से कार्य करना चाहते थे और ऊपर से संघ भी तैयार ही था। दिक्कत थी बीजेपी के टॉप ब्रास में, जो कि 2 हिस्सों में बटा हुआ था। जानने के लिए हम जाएंगे फिर से वही जहां से हमने शुरुआत की थी, गोवा के पणजी के कॉन्फ्रेंस हॉल में। 9 जून 2013 को जो बैठक हुई थी, ये बैठक एक तरह से टर्निंग पॉइंट था, लेकिन इतना भी आसान नहीं था। इस बैठक में अडवाणी और कई बड़े नेता तो आए ही नहीं थे।
नीतीश कुमार तो पहले से ही नाराज थे और पार्टी के अंदर भी कई लोग नरेंद्र मोदी को नेशनल कमांड देने के खिलाफ थे। फिर भी राजनाथ सिंह ने घोषणा कर केंद्रीय स्तर पर चुनाव प्रचार समिति बनेगी और उसके चेयरमैन होंगे नरेंद्र मोदी। और उसी वक्त हुई थी वो घटना जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। वो घटना ये है कि जैसे ही अनाउंसमेंट के बाद मोदी जी आगे बढ़े और राजनाथ सिंह आगे बढ़े मोदी जी को बधाई देने के लिए, तभी अचानक से ये पता लगता है कि मोदी जी के लिए कोई बुके आया ही नहीं है। तभी राजनाथ सिंह ने किसी और के हाथों से बुके लेकर उसे मोदी जी को दे दिया। ये सिर्फ बुके नहीं था, मोदी जी के लिए पीएम बनने का रास्ता था। राजनाथ जी के इस फैसले ने न कि सिर्फ सहयोगी बल्कि बड़े बड़े लीडर्स के मन में भी हलचल पैदा कर दी। नीतीश कुमार का कॉल आता है राजनाथ सिंह को और वो कहते हैं कि मैं गठबंधन से अलग हो रहा हूँ। दूसरी तरफ यहाँ आडवाणी ने इस्तीफा की चिट्ठी लिख दी थी, लेकिन आखिर में संघ प्रमुख बातचीत के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। अब ये तो बात रही नरेंद्र मोदी के चेयरमैन और सीएम बनने की। अब बात है कि अब बनना था नरेंद्र मोदी को पीएम। 13 सितंबर 2013 को फाइनली वो डेट थी जिस दिन औपचारिक तरीके से मोदी को पीएम घोषित कर। उस वक्त आडवाणी मीटिंग के लिए निकल ही रहे थे, तभी उन्हें अचानक से एक फोन आता है। नितिन गडकरी का फोन है वो। उन्होंने कहा मोदी जी को पीएम बनाना है। तभी अचानक आडवाणी का मन बदल गया और वो मीटिंग में नहीं जाते हैं। उन्होंने भी एक चिट्ठी लिख दी कि मैं मीटिंग में शामिल नहीं हो रहा हूँ। इस मीटिंग में मोदी जी को औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री का फेस बना दिया गया। यहाँ तक तो नरेंद्र मोदी ने संभाल लिया था। असली चैलेंज तो आगे था, 2014 के इलेक्शंस। इसमें उन्होंने वाराणसी और वडोदरा जैसी जगहों पर जीत पाई। न कि सिर्फ जीत पाई बल्कि बीजेपी ने 282 सीट्स के साथ एक ऐतिहासिक जीत को हासिल किया। इसके बाद वो पहली बार सांसद में एंट्री लेते हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के रूप में। नरेंद्र मोदी जी की ये पॉलिटिकल जर्नी जानकर पता चलता है कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया प्रधानमंत्री बनने के लिए, आज यहाँ तक पहुँचने के लिए जहाँ वो है। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें।